नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है शिक्षा निकेतन। व्यूअर्स, कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपको चोर की तरह सोचना होता है और साथ में यह भी कहा जाता है कि एक चोर दूसरे चोर के प्रति हमेशा वफादार होता है, मतलब ईमानदार होता है। कभी भी एक चोर दूसरे चोर के यहाँ ना तो चोरी करता है ना उसे धोखा देता है। लेकिन क्या आज के हमारे इस चैप्टर में हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी? इस चीज़ को जानने के लिए व्यूअर्स हमें चलना होगा आज के हमारे चैप्टर पर, जिसे कि मैंने क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 4 से लिया है, जिसको कि मिस्टर विक्टर कैनिंग ने राइट किया है। व्यूअर्स, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि विक्टर कैनिंग बहुत ही फेमस राइटर रह चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त राइटर लिख चुके हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ इन्होंने लिखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ लिखी हैं और इनकी कहानी में एक फ़्लो देखने को मिलता है। इनकी पूरी कहानी इतनी अच्छे से फ़्लो होती है कि इंसान बंधे रहता है और उसमें जानने की एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आगे क्या होगा। तो जस्ट लाइक आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पूरे चैप्टर में आपको ये जानने की उत्सुकता रहेगी कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं व्यूअर्स, मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा इसके कैरेक्टर्स से। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसमें सिर्फ आज हमारे इस चैप्टर में सिर्फ 2 कैरेक्टर हैं। एक हॉरेस डैम्बी जो कि 50 ईयर ओल्ड एक सिटीजन है। नॉर्मली ये तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो बिज़नेस है वो है लॉक का। ये लॉक का मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस करते हैं और अपने अंडर में 2 इन्होंने स्टाफ भी रखा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ ये एक थीफ भी हैं, लेकिन ये रेगुलर थीफ नहीं है, ये सिर्फ साल में एक बार ही चोरी करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इसे जानने के लिए हमें चैप्टर पे चलना होगा। तो हम चलेंगे। इसके पहले हम अपने दूसरे कैरेक्टर से भी मिलने, जैसे कि आप देख रहे हैं अ यंग ब्यूटीफुल लेडी। ये हमारे इस कहानी की सेकंड और मेन कैरेक्टर्स में से एक है। इस पूरे लेसन में आपको इस लेडी का नाम कहीं भी मेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही समझ लीजिए सस्पेंसिव इस कहानी की ये लेडी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको जानने के लिए आपको इस चैप्टर को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए आइए व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने चैप्टर पर। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो चलिए आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। हॉरेस डम्बी बहुत ही गुड, ऑनेस्ट और 50 ईयर ओल्ड एक सिटीजन थे, अनमैरिड थे और अपने साथ एक हाउसकीपर के साथ अपने घर में रहते थे, जो हाउसकीपर नॉर्मली उनकी देखभाल किया करता था, उनके स्वास्थ्य की देखभाल किया करता था। वैसे तो हॉरेस डम्बी बहुत ही फिट एंड फाइन थे, बहुत ही हैप्पी पर्सन थे, लेकिन गर्मियों में अक्सर उनको हे फीवर की शिकायत हो जाया करती थी। हॉरेस का बिजनेस लॉक का था, वो लॉक बनाया करते थे और अपने बिजनेस में काफ़ी सक्सेसफुल थे, जिस वजह से उन्होंने अपने अंडर में अपने 2 हेल्पर भी रखे हुए थे। नॉर्मली तो हॉरेस बहुत ही ईमानदार थे, बहुत ही अच्छे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि 15 साल पहले उन्होंने अपनी आखिरी सर्विस एक प्रिजन लाइब्रेरी में दी थी। हॉरेस डम्बी को नॉर्मली बहुत ही एक अच्छा शौक़ था, आप कह लीजिए बहुत ही कॉस्टली शौक़ था। वो शौक़ क्या था कि वो जो बहुत ही रेयर और बहुत ही एक्सपेंसिव बुक्स हुआ करती थी, उनको वो अपने पास रखते थे, परचेज़ करते थे। और इस परचेज़ के लिए वो हर साल एक सेफ को तोड़ते थे, मतलब वो रॉब करते थे और साल में एक बार वो ये रॉबरी करते थे और वो उस रॉबरी से इतना सफिशिएंट कमा लेते थे जिससे कि उनके पूरे साल का खर्चा, 12 महीने का खर्चा
चल जाया करता था और साथ ही साथ उन पैसों से अपने एजेंट के थ्रू वो उन प्रीसियस और कॉस्टली एक्सपेंसिव बुक्स को भी परचेस कर लिया करते थे। एक दिन जुलाई के समय सनी डे था, उसमें वो टहल रहे थे और टहलते हुए सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि इस साल की जो चोरी वो प्लान कर रहे थे, इस साल की चोरी जो होगी वो अभी तक की सबसे ज़बरदस्त चोरी होगी, सबसे सक्सेसफुल चोरी होगी। और इसी चीज़ के लिए उन्होंने लगातार 2 वीक तक एक घर को स्टडी किया और ये घर था सॉल्टओवर ग्रैंग में। तो एक घर की उन्होंने रेकी की थी जो सॉल्टओवर ग्रैंग में था और इस घर की रेकी करने के लिए उन्होंने उस घर के बारे में सब कुछ पता किया कि उस घर के रूम्स कैसे हैं, उस घर की इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग कैसी है, उस घर का पाथ कैसा है, गार्डन कैसा है, मतलब ऑल कंप्लीट चीज़ उन्होंने पता की थी। तो एक दिन दोपहर को जब उस घर के जो सर्वेंट्स थे वो मूवी देखने चले गए थे और उस घर के जो ऑनर थे वो पहले से ही लंदन गए हुए थे, तो इन सर्वेंट्स को जाता हुआ हॉरेस ने देख लिया। तो वो बहुत खुश थे कि आज मुझे मौका मिल गया यहाँ पर रॉबरी करने का। लेकिन साथ ही साथ गर्मी का सीज़न होने की वजह से जो हे फीवर की उनको शिकायत हो जाती थी, तो इस वजह से उनके नाक से थोड़ा सा उनको तकलीफ़ था, तो उस वजह से थोड़े से वो दिक्कत में चल रहे थे। लेकिन तब भी वो उस घर के गार्डन से पीछे वाले गार्डन का जो वॉल था उसको वो जंप करके क्रॉस करके अंदर आए और उन्होंने अपने पीठ पे सारे टूल्स के बैग अच्छे से लगाए हुए थे। उन्हें अच्छे से मालूम था कि उस घर के सेफ में जो ज्वेलरी रखी है उस ज्वेलरी की कीमत कम से कम 15,000 पाउंड थी और उन्होंने ये सोच रखा था कि अगर वो उन ज्वेलरीज को 1 बाय 1 भी सेल करेंगे तो कुछ नहीं तो कम से कम उनको 5,000 पाउंड्स आराम से मिल ही जाएगा, जो कि उनके 1 साल के खर्चे के लिए सफिशिएंट था। और साथ ही साथ जो इस साल के जो ऑटम में जो उनकी एक्सपेंसिव बुक्स की जो एक सीरीज़ आने वाली थी, उस एक्सपेंसिव बुक्स को भी वो परचेस करने के लिए उनके पास सफिशिएंट अमाउंट हो जाता। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को सोचते हुए वहाँ पर उन्होंने रॉबरी की प्लानिंग की और वहाँ पर वो पहुँच गए। हॉरेस ने उस घर के सर्वेंट्स को उस घर की कीज़ को किचन के डोर के ऊपर एक हुक पर टांगते हुए देख लिया था। तो हॉरेस बहुत ही सावधानी पूर्वक अपना उन्होंने ग्लव्स पहना, कीज़ को उतारी और उन्होंने डोर को ओपन किया। हॉरेस बहुत ही केयरफुल रहते थे कहीं पे भी जब वो रॉबरी करने जाते थे और वो चाहते थे कहीं पर भी उनके फिंगरप्रिंट न छूट जाए, इसीलिए वो नॉर्मली ग्लव्स का यूज़ किया करते थे अपने हर रॉबरी में। जैसे ही वो रूम में इन किए, जैसे वो किचन से वो अंदर गए तो दरवाज़ा ओपन होते ही उन्होंने देखा कि एक डॉग उनके सामने खड़ा था जो उन्हें देखकर हल्का सा उसने बात किया, थोड़ा सा गुर्राया और फिर अपनी पूंछ हिलाने लगा। तो हॉरेस अच्छे से जानते थे कि किसी भी डॉग को अगर आप उसके नाम से पुकारिए तो वो आपके फेवर में हो जाता है। तो हॉरेस ने बहुत ही नॉर्मल वे में उस डॉग से कहा ऑल राइट सैरी, और इतना कह के फिर वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए। हॉरेस अच्छे से जानते थे कि वो जो सेफ था वो ड्राइंग रूम में एक पुअर पेंटिंग के ऊपर था। तो वो उस रूम में इंटर किए। जैसे ही वो उस रूम में इंटर किए तो उन्होंने क्या देखा कि उस ड्राइंग रूम में बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स रखे हुए थे, बहुत ही अच्छे प्रीसियस पेंटिंग्स थे। तो एक बार उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इन पेंटिंग्स को ले जाया जाए। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरा घर तो छोटा है तो मैं इन पेंटिंग्स को कहाँ रखूँगा, तो इससे अच्छा तो मेरी बुक्स ही है। और ये सोचकर उन्होंने उन पेंटिंग्स का ख्याल छोड़ दिया। वहीं पर टेबल में एक बड़े से बाउल में कुछ फ्लावर्स रखे हुए थे जिसकी स्मेल से हॉरेस के नाक में दिक्कत हो रही थी, तकलीफ़ हो रही थी, जिस वजह से उनको हल्की सी छींक भी आ गई। तो वहीं पर उन्होंने अपना टूल का बैग उतारा, सारे टूल्स बहुत केयरफुली उन्होंने सावधानीपूर्वक रखे और अब उन्होंने चोरी की प्लानिंग करने लगे क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि अगले 4 घंटे तक
इस घर में कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके सर्वेंट्स मूवी देखने गए हुए थे, तो अब उनके पास कम से कम 4 घंटे तो निश्चित थे इस काम को करने के लिए। इस सेफ को तोड़ना हॉरेस के लिए बहुत ही आसान था, क्योंकि नॉर्मली वो ऐसे ही सेफ्स के बीच रहा करते थे और ऐसे ही सेफ को बहुत ही आसानी से वो ब्रेक किया करते थे, तोड़ दिया करते थे। तो बहुत ही सेफ हैंड था उनका ऐसे सेफ्स को अनलॉक करने के लिए। तो वो नॉर्मली उस घर के हॉल में गए, वहाँ से उन्होंने उस सेफ के अलार्म को कट किया और वापस फिर उस रूम में आ गए। लेकिन उनको उस जो बाउल में जो फ्लास्क रखे हुए थे, उस फ्लास्क से उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी, और जैसे वो उस रूम में इन किया, उन्होंने एक ज़बरदस्त उनको छींक आई और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने छींक दिया। उसके बाद वो सोचने लगे कि लोग अपने कीमती चीज़ों के प्रति कितने लापरवाह होते हैं, कितने बेवकूफ़ होते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली ही एक राइटर ने इस पूरे घर के बारे में अपने मैगजीन में छापा था कि उस घर में कितने रूम्स हैं, उस घर की क्या स्थिति है, कितनी पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स कितने बड़े हैं। और यहाँ तक कि उस राइटर ने अपने मैगजीन में ये भी लिख दिया था कि किस पेंटिंग के पीछे वो सेफ रखा हुआ था। लेकिन इतना सोचने पर उनको जो है बराबर उस जो फ्लास्क की जो स्मेल आ रही थी, उनसे उनको बराबर दिक्कत हो रही थी। तो ऐसा सोचते सोचते उन्होंने अपना हैंडकरचीफ निकाला और अपने नाक में अच्छे से उसको बांध लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो हैंडकरचीफ बांधा, सडनली पीछे की डोर से एक आवाज़ आई। लेडीज़ वॉइस थी और लेडीज़ वॉइस ने उनसे ये कहा, व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड और है फीवर। तो इससे पहले कि हॉरेस कुछ सोच पाते, उन्होंने तुरंत जवाब दिया, अ है फीवर। और इतना कहते ही उनको फिर से छींक आई और फिर से दोबारा उन्होंने छींक दिया, ज़ोरदार छींके। तभी फिर पीछे से वही लेडीज़ वॉइस से आवाज़ आई कि आप अपने इस बीमारी को अच्छे से देखभाल करके ठीक कर सकते हो, अगर आपको ये पता हो कि आपको किस पौधे से या किस प्लांट से या किस फ्लावर्स से दिक्कत हो रही है या किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। आप जहाँ तक मेरी राय है, आप एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, यदि आप ये चाहते हैं कि आप अपने काम को बहुत ही सीरियसली कर सकें। क्योंकि मैं अभी ऊपर ही थी जब मैंने आपकी आवाज़ को सुना और मैं नीचे आ गई। जो वॉइस पीछे से आई थी, निश्चित रूप से वो आवाज़ एक लेडी वॉइस थी। और मिस्टर हॉरेस जैसे ही पीछे घूमे तो उन्होंने देखा कि डोर के पास एक बहुत ही यंग, बहुत ही प्रिटी, ब्यूटीफुल सी लेडी रेड कलर का ड्रेस पहन कर खड़ी थी। और जो शेरी था वो उसको आसपास घूमते हुए अपने आप को उनसे रबिंग कर रहा था। और तब वो टहलते हुए फायर प्लेस तक जाती है, वहाँ पर अपने ऑर्नामेंट सही करती है और शेरी से कहती है, सिट डाउन शेरी। और तब वो मिस्टर हॉरेस की तरफ देखते हुए बोलती है कि कुछ लोगों ने शायद ये सोचा था कि मैं 1 महीने के लिए बाहर चली गई हूँ, लेकिन मैं तो बहुत सही समय पर आ गई। लेकिन मैंने ये तो उम्मीद नहीं की थी कि जब मैं यहाँ आऊँगी तो मेरी शायद किसी से मुलाकात हो जाए। तो इस पर मिस्टर हॉरेस थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा सा सकपका जाते हैं। लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि अगर मैं इनको अच्छे से ट्रीट करूँगा तो शायद मैं यहाँ से भाग सकूँ, शायद मैं यहाँ से बाहिफाजत निकल जाऊँगा। तो मिस्टर हॉरेस बात को कंटिन्यू करते हुए लेडी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि वैसे तो जहाँ तक मैं जानता था कि ये यहाँ की जो फैमिली है वो 1 महीने के लिए लंदन चली गई है, लेकिन मैंने भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी यहाँ पर किसी से मुलाकात हो जाएगी। तो तब वो यंग लेडी दोबारा मिस्टर हॉरेस से बोलती है कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि नॉर्मली आपकी मुलाकात किसी से नहीं होती होगी, आपके साथ किसी का भी मिलना बहुत ही मुश्किल होता होगा, लेकिन अब आप क्या करोगे। तभी मिस्टर हॉरेस कहते हैं कि नो डाउट मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो यही होगी कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तब वो यंग लेडी दोबारा मिस्टर हॉरेस से कहती है कि हाँ, बेशक आप भाग सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी, पुलिस आ जाएगी, आपको अरेस्ट कर लेगी और यहाँ से ले जाएगी। तब मिस्टर हॉरेस दोबारा यंग लेडी से बोलते हैं कि मैं इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ, मैं भागने से पहले निश्चित रूप से जितने भी टेलीफोन वायर से मैं उनको काट दूँगा। उसके बाद इतना कहकर मिस्टर हॉरेस एक हल्की सी स्माइल लेते हुए, हेजिटेट होते हुए
लेडी की तरफ देखते हुए तब बोलते हैं अपने बात को, तब वो और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैं इतना तो बेवकूफ़ हूँ नहीं भाई, निश्चित रूप से पहले मैं फ़ोन काटूँगा और शायद मैं कुछ और भी ऐसा कर सकता हूँ और मेरे लिए कुछ समय पर्याप्त है, काफ़ी है। तो इतना जैसे ही वो लेडी सुनती है, बहुत तेज़ उसको गुस्सा आता है, बहुत वो खिसिया के तब वो चिल्लाते हुए बोलती है कि यू विल हर्ट मी। तब दोबारा मिस्टर हॉरिस यंग लेडी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि अरे मैंने तो सोचा था मैंने आपको डरा दिया, आप नहीं डरी क्या? तब जो यंग लेडी थी वो हॉरिस की तरफ दोबारा देखते हुए बोलती है कि नहीं, तो मुझे नहीं डरा पाए। तब हॉरिस दोबारा थोड़े से प्रेशर में आके लेडी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ऑल राइट लेडी, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो और तुमने जो कुछ भी यहाँ पर देखा, जो कुछ भी तुमने यहाँ पे सुना, वो सब तुम भूल जाओ और मुझे तुम जाने दो। तो इस पर वो लेडी जो है बहुत ही खिसियाते हुए, गुस्साते हुए मिस्टर हॉरिस से बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती, तुम समाज के लिए हानिकारक हो। आज तुम हमारे घर में चोरी की हो, कल किसी और के घर में भी चोरी कर सकते हो, इसलिए नो डाउट मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं 100% पुलिस को कॉल करूंगी और तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी। फिर वो लेडी मिस्टर हॉरिस से अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहती है कि सोसाइटी को तो तुम्हारे जैसे चोरों से बचा के रखना चाहिए। तभी मिस्टर हॉरिस उस यंग लेडी से कहते हैं कि देखो, मैं कोई ऐसा वैसा चोर नहीं हूँ, मैं वो चोर नहीं हूँ जो सोसाइटी को रॉब करता है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को रॉब करता हूँ जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा धनी होते हैं, और मैं रॉबिंग भी करता हूँ तो किसी गुड रीज़न से करता हूँ, मैं ऐसे वैसे रीज़न से चोरी नहीं करता। और हाँ, मुझे जेल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जैसे ही मिस्टर हॉरिस ये बोलते हैं तो वो लेडी को हंसी आ जाती है, वो लेडी हंसने लगती है। लेडी जैसे हंसती है तो यहाँ पर जो मिस्टर हॉरिस है वो ये सोचते हैं कि शायद लेडी कुछ कन्विंस हुई है, तो वो अपने बात को और आगे बढ़ाते हुए लेडी से कहते हैं कि देखो, मुझे तुमसे कुछ कहने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे जाने दोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दोबारा कभी भी ऐसी चोरी नहीं करूँगा, और मैं इस बात का तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तब वो लेडी हल्के से स्माइल करती है, थोड़ी देर शांत रहती है, फिर हल्के से स्माइल करती है, और स्माइल करने के बाद उससे कहती है, क्या तुम वास्तव में जेल जाने से डरते हो? फिर ऐसा कह के वो स्माइल करते हुए धीरे से वॉकिंग करते हुए आती है, अपना सर हिलाते हुए दोबारा फिर हॉरिस से कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसे गलत काम करने वाले लोग बेहद पसंद है। और ऐसा कहकर बगल में जो एक टेबल रखी रहती है उसी में से एक सिल्वर कलर का बॉक्स उठाती है, उसमें से एक सिगरेट निकालती है और अपने लिप्स में रख लेती है। तो यहाँ पर मिस्टर हॉरिस को ऐसा लगता है कि शायद ये लेडी कन्विंस हो गई है, तो तुरंत वो थोड़े से यहाँ पर इनसिक्योर हो जाते हैं और अपना जो वो हैंड ग्लव्स पहने रहते हैं उसको वो हटा देते हैं, उतार देते हैं, और अपने पॉकेट से लाइटर निकाल कर लाइटर ऑफ़र करते हुए उससे, मतलब इस लेडी से मिस्टर हॉरिस कहते हैं कि देखो, तुम मुझे जाने दो। तो इसमें ये लेडी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें बेशक जाने दूँगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तब मिस्टर हॉरिस कहते हैं, हाँ बिल्कुल मैं करूँगा, बताओ क्या काम है। तब वो लेडी कहती है कि एक्चुअली जब मेरे हस्बैंड लंदन जा रहे थे तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मेरे जितनी भी ज्वेलरी है वो मैं बैंक के लॉकर में जमा करवा दूंगी, लेकिन मुझे आज रात को एक पार्टी में जाना था, इस वजह से मैंने उसको लॉकर में छोड़ दिया था, मैंने उसको सेफ में छोड़ दिया था और मैं वही लेने अभी आई थी। किंतु बस इतना जैसे ही वो कहती है, उसके आगे फिर मिस्टर हॉरिस तुरंत हंसते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर हॉरिस बोलते हैं कि किंतु इसका मतलब यह है कि तुम इस सेफ का नंबर भूल चुकी हो। तो यहाँ पे लेडी हंसते हुए कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं इस सेफ का नंबर भूल गई हूँ। तो मिस्टर हॉरिस कहते हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल इस सेफ को जो है, इस सेफ को मैं अनलॉक कर दूँगा और इसमें जितने भी ज्वेल्स हैं वो मैं निकाल के तुम्हारे हाथ में रख दूँगा। मुझे सिर्फ 1 घंटे का समय चाहिए, लेकिन इस काम को करने के लिए मुझे तुम्हारे सेफ को तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे यंग लेडी कहती है कि हाँ बेशक तुम तोड़ सकते हो, वैसे भी मेरे जो हस्बैंड हैं वो अभी 1 महीने के लिए लंदन गए हुए हैं,
वो अभी इतनी जल्दी यहाँ नहीं आएंगे और जब तक वो आएंगे तब तक मैं इस सेफ को दोबारा रिपेयर करा दूँगी। तो इसके बाद मिस्टर हॉरिस 1 घंटे के अंदर उस सेफ को अनलॉक करते हैं, तोड़ते हैं, उसमें से सारे ज्वेल्स निकालते हैं और उस लेडी के हाथ में रखकर खुशी खुशी हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। उस प्रॉमिस को 2 दिन बीत जाते हैं जिसको कि मिस्टर हॉरिस ने उस यंग लेडी से किया था। दैट मीन जो हॉरिस ने उस यंग लेडी से प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे जाने दो, मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगा। तो इस प्रॉमिस को 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन सुबह जब मिस्टर हॉरिस ये सोचते हैं कि अगर मुझे वो रेयर और प्रीशियस बुक्स परचेज़ करनी है, अगर मुझे अपने एजेंट से वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स अगर परचेज़ करनी है तो मुझे कहीं ना कहीं रॉबरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मैं उन बुक्स को परचेज़ नहीं करूँगा। तो इसी चीज़ को सोचकर वो आगे की प्लान बनाते ही हैं, लेकिन वो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते क्योंकि उसी दिन दोपहर को वहाँ की पुलिस आ जाती है और मिस्टर हॉरिस को ज्वेलरी के चोरी के दोष में अरेस्ट कर ले जाते हैं। हालांकि मिस्टर हॉरिस अरेस्ट होने के बाद सबसे कहते हैं कि मुझे इसी घर की जो ऑनर की जो वाइफ है उन्होंने ही कहा था कि इस सेफ को तोड़ दो और इसकी ज्वेलरी निकालकर मेरे हाथ में रख दो, लेकिन कोई भी उसकी मिस्टर हॉरिस की इस कहानी पे बिलीव नहीं करता। एटलीस्ट जब उस हाउस की जो मेन ऑनर की जो वाइफ है जब वो आती है तो वो एक 60 ईयर ओल्ड लेडी होती है और उसके बाद बाल भी लगभग ग्रे कलर के हो चुके होते हैं। और जब उसे ये पता चलता है कि मिस्टर हॉरिस ऐसा बोल रहे हैं तो सीधे से नकार देती है और यही कहती है कि ये सब बकवास है, झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो अब मिस्टर हॉरिस जो आगे आप स्टोरी पढ़ेंगे लास्ट स्टेंजा में, तो इसमें अब राइटर ने ये दिखाया है कि नाउ मिस्टर हॉरिस एक प्रिजन में एक असिस्टेंट लाइब्रेरी के पोस्ट पर काम कर रहे हैं और अक्सर उनको उसी लेडी के बारे में, इस लेडी के बारे में ये ख्याल आ जाता है कि वो लेडी कितनी क्लीवर थी, कितनी शार्प माइंड थी, जिसने मिस्टर हॉरिस को ही लूट लिया था, मिस्टर हॉरिस से के साथ ही रॉबरी कर लिया था। चोर ये भी थे, चोर ये भी थे, सेम प्रोफेशन था, लेकिन वो यंग लेडी मिस्टर हॉरिस को बेवकूफ़ बनाने में सफल हो गई थी। और जब कभी भी मिस्टर हॉरिस के सामने कोई भी अगर ये बोलता कि चोरों में भी ईमानदारी होती है तो मिस्टर हॉरिस बहुत ही झल्ला जाते थे, बहुत ही गुस्सा जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको किसी और ने नहीं बल्कि एक चोर ने ही लूटा था। तो गाइस, यही था आज का हमारा चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इन द शॉर्ट अगर आप देखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जो चोरों में जो एक कहावत बनी थी कि एक चोर दूसरे चोर के यहाँ चोरी नहीं करता, एक चोर दूसरे चोर को नहीं लूटता। इन दिस स्टोरी आप ये जान सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये बात सरासर गलत है। चोरों में कोई ईमानदारी नहीं होती, वो सिर्फ वक्त और मौके की नज़ाकत को समझते हैं और अपना काम को अंजाम दे देते हैं। और अगर आप इस लेसन को देखें अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, तो आप कह सकते हैं कि मिस्टर हॉरिस ने जो उस लेडी पर ट्रस्ट किया, जो बिलीव किया, वो उस लेडी ने तोड़ दिया। तो इसमें साफ समझ में आ रहा है कि एक जो ट्रस्ट पर जो एक क्वेश्चन खड़ा हो गया वो यही कि आप किसी पर बिलीव नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे तब जब आप खुद गलत हो और सामने वाला भी गलत प्रोफेशन में लिप्त हो। तो गाइस, दैट्स द एंड ऑफ दिस स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आई होप आप सभी को ये लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप इसके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो व्यूअर्स, दैट्स द एंड ऑफ माय साइड। आई विल बी राइट बैक अगेन with some new story, with some new chapter. Till then, keep watching, keep practicing, and do take very good care of yourself. Goodbye.